स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर मैं आकाश रंगडाले आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कक्षा 10वीं की रसायन विज्ञान। और हम बात कर रहे हैं हमारे अध्याय क्रमांक 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पार्ट 1, यानी कि इसमें हम बात करेंगे बहुत सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। इसके बाद पार्ट 2 भी है जिसमें हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम क्वेश्चन सीरीज लगाते हैं हम साथ साथ में जो चैप्टर होता है उसका भी रिवीजन कैरी करते हैं। बात समझ में आ गई? तो बिना किसी देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की, जहां पर आपको पढ़ने के लिए किसी भी प्रकार का कूपन, पैकेज, रजिस्ट्रेशन या फी पे नहीं करनी होती है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत विकसित भारत। बात समझ में आ गई? तो स्टार्ट करते हैं इसी बातों के साथ आज की क्लास। और इसमें हम तूफान लाने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे क्वेश्चंस पे। एक एक कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ाएंगे और सारी चीजें मैं फिट करने वाला हूं आपके दिमाग के अंदर। बात समझ में आ गई? चलिए चलते हैं पहले सवाल की तरफ और देखते हैं कि भाई आपका जो CaO Cl2 यौगिक है इसका प्रचलित नाम क्या है। अब भाई बात हो रही है CaO Cl2 की, तो ये है आपका विरंजक चूर्ण। क्या है? तो ये है आपका विरंजक चूर्ण, राइट। और विरंजक चूर्ण यदि है तो इसी को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। सवाल पैदा होता है कि इसके उपयोग भी बताइए सर। बिल्कुल बताएंगे। तो इसका उपयोग क्या है? तो आपको पता होगा कि जल के शुद्धिकरण में हम लोग जो है ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। पहली बात। दूसरी बात की यदि हम बात करें, राइट, तो दूसरी बात क्या है? यदि मुझे किसी भी चीज से रंग निकालना है बाहर, राइट, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको ब्लीच कर दूंगा। आपने देखा होगा फैशन के नाम पर बहुत सारे लोग तोता मैना बनकर घूमते हैं, अपने बालों में जो है रंग उल्टे सीधे करवा लेते हैं, पर उसके लिए पहले वो अपने बालों का ब्लीच करवाते हैं जिससे उनके बालों का रंग उड़ जाता है, भूरा हो जाता है। उसके बाद जैसी उनकी श्रद्धा होती है वो तोता मैना बनकर रंग बिरंगे बालों के साथ छपरी बना करते रहते हैं। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से देखिएगा। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये आपका विरंजक चूर्ण जो है, राइट, यही होता है ब्लीचिंग पाउडर। इसके दो काम होते हैं। पहला, किसी चीज से रंग निकालना। दूसरा, किसी चीज में क्या करना? जल का शुद्धिकरण करना। बात समझ में आई? चलिए, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ये एक प्रकार का क्या है? तो ये एक प्रकार का लवण है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है? तो ये एक प्रकार का लवण है। सिंपल सी कहानी है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो, अगले सवाल में बात हो रही है कि भाई कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। देखिए बड़ी सिंपल सी कहानी है। जो जल होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मृदु जल जिसको हम मीठा पानी कहते हैं। दूसरा जो है आपका कठोर जल होता है जिसको हम खारा पानी कहते हैं। अब यदि कठोर जल आपके पास है और आप यदि उसे मृदु जल में परिवर्तित करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एक सोडियम यौगिक का उपयोग करना पड़ेगा। मतलब आप यदि कठोर जल में सोडियम कार्बोनेट डाल देते हो, जिसको आप कपड़े धोने का सोडा कहते हो, जिसको आप क्या कहते हो भाई, अपमार्जक कहते हो, डिटर्जेंट कहते हो, तो वो क्या कर देगा? कठोर जल को परिवर्तित कर देगा किसमें? आपके मृदु जल में। पर ऐसा नहीं कि सीधे मिक्स कर दिया, वैसे तो झाग बन जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। कहानी कुछ और है, पर इसको हम कहते हैं आपका धावन सोडा। तो ये जो है ये क्या होगा? तो ये होगा एक प्रकार का धावन सोडा। क्या होगा? तो ये होगा एक प्रकार का धावन सोडा। बात समझ में आ गई? तो ये होगा धावन सोडा। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी, आसान है कहानी। बस ऐसे ही सारे क्वेश्चंस लगाते जाएंगे, 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और ऐसे ही क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो भाई बड़ी सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा। अब मेरे पास क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये जो है ये खाने का सोडा है, खाने का पाउडर नहीं है। दिस इज नॉट बेकिंग पाउडर, ये बेसिकली आपका खाने का सोडा है जिसको हम खाने का सोडा ही कहते हैं, खाने का पाउडर, राइट। चलिए, तो ये आपका बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग पाउडर नहीं है। बेकिंग सोडा में जब आप टार्ट्रिक अम्ल मिलाओगे तब जाकर निर्माण होगा किसका? बेकिंग पाउडर का, राइट। तो इसको जब आप गर्म करते हो, अब आपको पता है कि इसको यदि मैं गर्म कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं भाई? बेसिकली मैं इसका हैप्पी बर्थडे मना रहा हूं।
बात समझ में आ रही है। अब यदि मैं इसको गर्म करूंगा तो ये परिवर्तित हो जाएगा आपका Na2CO3 में, साथ में आपको मिलेगा जल और साथ में आपको मिलेगी एक ऐसी गैस जिसके बिना जो पौधे हैं वो भूखे मर जाएंगे। मतलब ये कि उनका प्रकाश संश्लेषण होने वाला नहीं है, और एक ऐसा यौगिक जिसके बिना हम नहीं जी पाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो एक तरफ आपका जल है जिसके बिना हम नहीं रह सकते, एक तरफ आपका CO2 है जिसके बिना पौधे नहीं रह सकते। बात समझ में आ गई। और एक तरफ है हमारे पास Na2CO3 यानी कि धोने का सोडा। बात समझ में आ रही है। तो एक तरफ है आपका धोने का सोडा और एक तरफ जो है वो है आपका खाने का सोडा। बस ऐसी जो है घिसे पिटी कहानी है, बढ़ते जाएंगे, आराम से होता जाएगा, राइट। तो आप यदि बेकिंग सोडा को गर्म करते हो यानी कि ऊष्मा देते हो तो वो परिवर्तित हो जाता है कपड़े धोने के सोडे में, साथ में आपको मिलता है जल और क्या मिलती है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। देख लेते हैं बैलेंस्ड है या नहीं है। 2 सोडियम 2 सोडियम 2 सोडियम 2 सोडियम 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो 3 यहां 1 यहां 2 वहां, टोटल हो गया 6। दैट्स ऑल, राइट। नोट किया जाए। हो गया पक्का। चलो मैं एक तरफ हो जाता हूं। कर लिया, ठीक। अब मुझे बताओ, ये जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, क्या ये आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है? यदि समझ में आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते जाइए। पर यदि कोई भी डाउट है, नॉट टू वरी, हम प्रतिबद्ध हैं आपकी तैयारी करवाने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर इसको फिर से पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाओ, स्लो पढ़ाओ, फास्ट पढ़ाओ, समझ में आना चाहिए स्टूडेंट्स। बस यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। बात समझ में आ गई? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, है ना, ऐसा करते करते पूरा निपटा डालेंगे, बिल्कुल परेशान मत हो। अभी मैं आ गया हूं, नॉट टू वरी। बात समझ में आ गई? चलो भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करने पर एक समीकरण होता है। बड़ी सिंपल सी कहानी है। आप यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग बोलते हैं PO और P, जब आप POP की अभिक्रिया किसके साथ कराते हो, आप POP की अभिक्रिया जल के साथ जब कराते हो, राइट, तो आपको जो चीज मिलती है उसको हम बोलते हैं जिप्सम। बात समझ में आ रही है? आपको जो भी चीज मिलती है इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम बोलते हैं आपका जिप्सम। इसका मतलब जब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बचपन में, भाई हम सब खूब खेला करते थे। कई बार खेलते खेलते क्या होता है, थोड़ी सी अनहोनी हो जाती है, हाथ पैर की हड्डियां थोड़ी सी चटक जाती हैं, तो प्लास्टर लगा होता है। तो अधिकांश लोगों को बचपन में खेलते वेलते या बड़े होते टाइम प्लास्टर लगा ही होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जब प्लास्टर नहीं लगा होता, बेसिकली ना हमको जिप्सम लगता है, हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं लगता है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? हमको क्या लगता है, जिप्सम लगता है। क्योंकि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप अभिक्रिया किससे कराते हो, जल से। प्लास्टर ऑफ पेरिस की आपने अभिक्रिया किससे कराई, जल से कराई, तो वो किस में परिवर्तित हो गया, तो जिप्सम में हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस की यदि आप जल से अभिक्रिया कराते हैं तो ये किस में परिवर्तित हो गया, आपके जिप्सम में परिवर्तित हो गया। तो वो जो हम एकदम ऐसे मोटा हाथ में लगाते हैं ना, POP ऐसा लगा लेते हैं, एकदम बढ़िया बैंडेड जिसको आप कहते हो, राइट। जब वो प्लास्टर लगता है तो वो प्लास्टर नहीं है, उसने जल के साथ अभिक्रिया की है और वो बना गया है जिप्सम। बात समझ में आ रही है? तो वो टेक्निकली जो है जिप्सम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया गया है और ये होता है भयंकर कठोर। ये कैसा होता है, तो ये होता है भयंकर कठोर। बात समझ में आ रही है? और ये अभिक्रिया यदि एक बार हो गई तो आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब आप वापस से जिप्सम में से नहीं बना सकते हो। क्लियर हो गई कहानी? और ये जो है ये कैसा होता है, तो भाई ये होता है आपका मुलायम और ये पाउडर के रूप में होता है। एक और चीज, जहां पर नमी है या आर्द्रता है, आप वहां पर प्लीज POP या सीमेंट जैसी चीज ना रखें, क्योंकि वो क्या करेगा, जल के साथ अभिक्रिया कर कठोर रूप में परिवर्तित हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है। बस ऐसे ही आते हैं लल्लू लल्लू से क्वेश्चंस। ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस की अपन तैयारी कर लेंगे तो इससे पता है क्या होगा, इससे ये होगा कि ऐसा ही क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस टाइम पर बड़ा अच्छा रहेगा। बात समझ में आई? क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम पर यदि आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो आपका जो कंफर्ट जोन है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा और उससे क्या होता है, हम सब जब परीक्षा देते हैं तो उससे होगा क्या
कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो हो जाता है थोड़ा सा डाउन। बात समझ में आ गई? चलो, तो पीओपी को जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है जिप्सम, साथ में ये कैसा होता है, भयंकर कठोर। यहां रही अभिक्रिया, और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं हर क्वेश्चन के साथ में उसके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, तो आप यदि ध्यान से देख रहे होंगे तो आपका CuSO4 के साथ ये जो 1/2 H2O है ना, ये है आपका क्रिस्टलन का जल। कुछ इसी तरीके से जब आप जिप्सम की बात करोगे और 2H2O देखोगे तो ये भी है आपकी क्रिस्टलन का जल, राइट। तो इस तरफ क्रिस्टलन का जल 2 है, यहां पर है आधा, और सवाल पैदा होता है कि सर ये क्रिस्टलन का जल क्या है। तो जब किसी अणु के साथ में, जब भी किसी अणु के साथ में जल के कुछ और अणु जुड़े होते हैं, अभिक्रिया नहीं करते हैं, सिर्फ जुड़े होते हैं, तो जितने जल के अणु उस अणु के साथ में जुड़े होते हैं उसको हम कहते हैं क्रिस्टलन का जल, राइट। पर यदि इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो पढ़नी है तो आपको जाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट वीडियो में, या फिर जाना पड़ेगा वन शॉट रिवीजन में। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इस तरीके से यहां क्रिस्टलन का जल आधा है, वहां पर कितना है आपका 2 है। चलो, कर लिया है नोट, बात आ गई है समझ में। चलेंगे अगले सवाल की तरफ, है ना। अगला सवाल यह कह रहा है कि भैया 2 प्राकृतिक संसूचकों का यानी कि इंडिकेटर का नाम दो। अब इंडिकेटर, एक बात बताओ, इंडिकेटर हमें दिशा दिखाते हैं, वैसे ही संसूचक यानी कि इंडिकेटर जो है प्राकृतिक, मतलब हमें प्रकृति से मिले हुए, हमने उनका निर्माण नहीं किया है। तो भाई एक तो आपका लिटमस पत्र है और दूसरा जो है आपका हल्दी है। पता है इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि कोई भी चीज का ये बताना कि वो अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। बात समझ में आ रही है? तो यदि आपसे कोई पूछे कि संसूचक का काम क्या है, बात समझ में आ रही है? इसका तो मैं आपको एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, राइट। तो संसूचक का काम क्या है इसके बारे में हम करेंगे थोड़ी सी बात, राइट। इसका मतलब है ये पदार्थ के बारे में ये बताते हैं, पदार्थ के बारे में ये बताते हैं कि ये पदार्थ के बारे में ये बताते हैं कि पदार्थ जो है आपका, पदार्थ क्या कहते हो, पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। अब यदि अम्लीय होगा तो क्या होगा, जैसा कि हमने पढ़ा है कि भैया पीएच जो होगा 7 से कम होगा और 0 से ज्यादा होगा। पर यदि हम बात करें किसकी, क्षारीय की, तो आपका जो पीएच है वो 7 से ज्यादा होगा और 14 से कम होगा। सिंपल सी ये कहानी है, राइट। तो ये बताते हैं कि पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। अब मैं आपको बताता हूं खेल कैसे, हल्दी कैसे है। हल्दी कैसे है, ध्यान से देखिएगा। हल्दी यदि किसी क्षारीय चीज से मिलती है, हल्दी यदि किसी भी क्षारीय चीज से मिलती है तो उसमें लालपन आ जाता है। अब ये मेरे साथ कब हुआ वो बताता हूं मैं आप लोगों को। बात समझ में आ रही है? तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपन हल्दी लिखते हैं। तो ये हो गई हमारी हल्दी। इस हल्दी को यदि हम मिलाते हैं किसी भी क्षारीय चीज के साथ में, कोई भी क्षारीय चीज हो सकती है वो, राइट। तो हल्दी को आप किसी भी क्षारीय चीज के साथ में मिलाएंगे तो उसमें ना थोड़ी देर के लिए पता है क्या होगा, लालपन आ जाएगा। जहां पर भी वो चीज है उस पर क्या आ जाएगा, लालपन आ जाएगा। ठीक है। अब हुआ क्या, ठीक है, मेरी शादी के समय पर जो मुझे हल्दी का जो सेरेमनी होती है उसमें हल्दी लग गई, बनियान में भी थोड़ी सी हल्दी लग गई। अब उस बनियान को धोने के लिए मैंने पता है क्या किया, मैंने उसको ना डिटर्जेंट जो पाउडर, वो सोप होती है ना अपनी, ठीक है, टिकिया, रिन और जो भी सर्फर जो भी होती है उससे घिस दिया। अब हुआ क्या कि जहां जहां पर हल्दी लगी हुई थी ना वहां पर थोड़ी देर के लिए लाल रंग आ गया। तो इससे मुझे पता चला, ये फैक्ट है, मैं ऐसे बनाकर नहीं बोल रहा स्टूडेंट्स, ये फैक्ट है, ऐसा हुआ। तभी मुझे पता चला कि अच्छा ऐसी कोई कहानी जो है वो होती है। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि यदि किसी कपड़े पर हल्दी लगी हुई है तो आप उसे साबुन से ना धोएं।
और धो रहे हैं तो जितना आप साबुन लगाते जाएंगे उतना उस पर क्या आता जाएगा भाई, लालपन आता जाएगा। हालांकि ये लालपन थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है, 3-4 बार धोने के बाद वो जो हल्दी है वो भी बाहर निकल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हल्दी जो है वो एक प्रकार की क्या है, तो ये संसूचक है। हल्दी जो है ये एक प्रकार की इंडिकेटर है। इसका मतलब ये है कि यदि हल्दी आपकी किसी क्षारीय चीज से आपकी अभिक्रिया करेगी तो उस जगह पर कौन सा लालपन आ जाएगा। मतलब इससे पता चलेगा कि जो सामने वाली चीज है वो कैसी है, आपकी क्षारीय है। बात समझ में आ रही है। तो ये काम होता है संसूचक का, जैसे कि हल्दी ने बताया कि आपकी जो साबुन होती है वो कैसी होती है, आपकी क्षारीय होती है। बात समझ में आ गई। सिंपल सी कहानी है, इसको अपनी कॉपी में नोट किया जाए। तो ये कैसे थे, प्राकृतिक थे। इसका मतलब इसको हम नहीं बनाते हैं, ये मानव निर्मित नहीं है। समझ में आ गई कहानी, नोट किया जाएगा इस कहानी के बारे में। चलो कर लिया, पक्का, इजी। चलेंगे आगे अगले सवाल की तरफ। चलिए भाई, अब बात हो रही कि दो संश्लेषित संसूचकों के बारे में आपको लिखना है। तो एक तो आपका मेथिल ऑरेंज है और दूसरा आपका क्या है, फिनोप्थेलीन, राइट। तो पहला है मेथिल ऑरेंज, दूसरा है फिनोप्थेलीन, राइट। तो ये दोनों कैसे हैं, मानव निर्मित पीएच बताने वाले, या ये बताने वाले, क्या बताने वाले, ये संसूचक की बात हो रही है ना। तो क्या काम है, ये पदार्थ के बारे में ये बताते हैं कि जो पदार्थ है, राइट, वो अम्लीय है, क्षारीय है, या फिर है उदासीन। समझ में आ गई कहानी, पक्का। तो मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलीन जो हैं ये दोनों ही आपके मानव निर्मित है। हल्दी और लिटमस पत्र जो है वो दोनों आपके कैसे हैं भाई, वो आपके नेचुरल हैं, वो आपके प्राकृतिक संसूचक हैं। बात समझ में आ गई, सिंपल सी है कहानी। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय होती है, माध्यम में बदल जाती है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध जो है अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। तो ये भी एक प्रकार का क्या हुआ भाई, सूचक हुआ, संसूचक हुआ। और ये कैसा होगा, आपका गंधीय संसूचक होगा। तो ये कैसा होगा स्टूडेंट्स, ये होगा आपका गंधीय संसूचक। मतलब ये कि हम इसको बोलेंगे ऑडर, क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ओडर इंडिकेटर। गंध को हम क्या बोलते हैं, ओडर बोलते हैं, राइट। तो ये कहलाएगा आपका गंधीय संसूचक, राइट। सिंपल, पक्का। अगला सवाल देखो। अब देखो, अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु का एक यौगिक बनता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। इस यौगिक को क्या बोलते हैं। अब इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, मेरे को आता है बड़ा मजा। पूछो क्यों। अध्याय कौन सा कर रहे हो, 4। बात समझ में आई। पर इस अध्याय में हम कोई भी अभिक्रिया यदि लिखेंगे, राइट, तो वो अभिक्रिया इसके बाद वाले चैप्टर की भी होगी और इसके पहले वाले चैप्टर की भी होगी। कैसे होगी, सुनो ध्यान से, देखो ये कहानी कैसे है। देखो, अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इस यौगिक को हम कहते हैं लवण। पर इसके पीछे की कहानी क्या है, ध्यान से देखिएगा। कैसे, अब भाई मेरे पास जिंक है और इसकी मैं अभिक्रिया करा रहा हूं HCl के साथ में, और मेरा कहना है कि मेरे को यहां पर 2 लिखना पड़ेगा, और मुझे ये मानना है कि मुझे यहां पर एरो भी लगाना पड़ेगा। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो हमें मिलेगा ZnCl2, साथ में जो है हमें क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, H2 गैस बाहर मिलेगी। ठीक। अब इस अध्याय के संदर्भ में यदि हम बात करें तो हमारा जो फोकस है, इंटरेस्ट है, वो किस पर है, HCl पर है, क्योंकि अध्याय का नाम ही हमारा अम्ल, क्षारक एवं लवण। बात समझ में आ गई। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के संदर्भ में यदि हम बात करें तो हमारा अम्ल, क्षारक एवं लवण वाली बात हो रही है। पर यदि हम पहले अध्याय के संदर्भ में बात करें, देखिए दूसरे अध्याय के संदर्भ में यदि हम बात करेंगे तो इसको मैं यहां से हटाना चाहूंगा, क्योंकि मैं जो है रंग बदलना चाहूंगा यहां पर, राइट। यदि हम बात करें अध्याय 1 के रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, एक चीज अपने दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए। जब भी आप बात रिएक्शंस की करेंगे, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, इन सब की रिएक्शंस जो हैं सब में कॉमन है। 70% रिएक्शंस तीनों ही अध्यायों में कॉमन है। मतलब यहां पर हमने किया है एक तीर से 3 निशान। एक बार रिएक्शन पढ़िए और उसको 3 चैप्टर में बढ़िया तरीके से क्या करिए और समझ लीजिए, वो भी आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली चल रही है।
अब सवाल पैदा होता है कि सर ऐसा कुछ है क्या जहां पर सारी रिएक्शन है? बिल्कुल, आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं रिएक्शन सीरीज, वो भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। मतलब ये कि आप सिर्फ पेन कॉपी लेकर बैठिए, मैं आपकी सारी तैयारी करवाऊंगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो आ जाते हैं स्टूडेंट्स काम की बात पर। यदि हम पहले अध्याय के संदर्भ में बात करेंगे तो देखो क्या हुआ, ध्यान से देखो। हाइड्रोजन बाहर निकला, क्लोरीन जुड़ गया जिंक के साथ में, तो जस्ता यानी कि जिंक का कहना है कि नहीं, मेरी क्रिएटिविटी या मेरी जो क्रियाशीलता है, मेरी जो सक्रियता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो मैं उसकी जगह पर जाकर जुड़ जाऊंगा। हमने कहा ठीक है भाई जुड़ जा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें मिलती है एक प्रकार की क्या, विस्थापन अभिक्रिया। हमें क्या मिलती है, विस्थापन अभिक्रिया मिलती है। बात समझ में आ गई, क्योंकि इसमें जस्ते ने आपके हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। पर यदि हम बात करें अध्याय 2 के संदर्भ में, यदि हम बात करें अध्याय 2 के संदर्भ में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे अम्लों की अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है? देखो कितना सिंपल है, एक ही चीज को 3 अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ते हैं, इसलिए ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसको हम बोलेंगे अम्लों की। ये लो खत्म करो। चलो अब मैं कह रहा हूं कि भैया मेरे को अध्याय 3 यानी कि कौन सा, धातु और अधातु के संदर्भ में बात करनी है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसको ध्यान से देखना, मैं से बोलूंगा धातुओं की अभिक्रिया। अरे सिंपल तो है, Zn के टर्म्स में देखोगे तो धातुओं की, HCl के संदर्भ में देखोगे तो अम्लों की अभिक्रिया। बात समझ में आई क्या? दैट्स ऑल, राइट। अब देखो, तो ये वो अभिक्रिया थी जिसके बारे में कंप्यूटर महाशय हमसे बात कर रहे थे, बतिया रहे थे। मतलब ये कि जब अब देखो इसका सामान्य सूत्र भी मिलेगा। कैसे मिलेगा, बताना मत किसी को, बता रहा हूं आप लोगों को, राइट। कैसे मिलेगा भाई, ये रहा आपका धातु, धातु के साथ आपने क्या किया, धातु के साथ आपने अम्ल मिलाया, तो आपको क्या मिला, तो जो चीज आपको मिली ये था आपका लवण, और साथ में आपको जो है गैस मिली। और गैस कौन सी मिली, तो भैया हाइड्रोजन गैस मिल गई। कौन सी गैस मिली, तो ये मिली आपकी हाइड्रोजन गैस। दैट्स ऑल। समझ में आ गई कहानी, सिंपल है कहानी। इसको बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए, राइट। और चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। सोचो, एक छोटा सा सवाल और 3 निशाने हमने मारे सिर्फ एक क्वेश्चन से। कौन से, पहले अध्याय में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, चलिए भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूपों के नाम लिखिए। व्हाट इज कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट इज कैल्शियम कार्बोनेट? ये है हमारा CaCO3, राइट। ये होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका नाम है चूने का पत्थर। चूना नहीं, चूने का पत्थर। चूना होता है CaO, साथ में हम इसको खड़िया भी बोलते हैं, यानी कि हम इसको, आपने देखा कोटा कड़प्पा जैसी चीजें होती हैं जिसको अपन फर्श में लगाते हैं, या फिर हम इसको संगमरमर भी बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब है चूने का पत्थर, संगमरमर, खड़िया, ये सारी चीजें कैल्शियम कार्बोनेट है। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अवशेप तथा जल प्राप्त होता है, राइट। अब ये 3 पार्ट्स हैं, ऊपर की तरफ इंफॉर्मेशन गिवन है, आप पहले इसको पढ़िए, अपनी कॉपी में कॉन्सेप्ट लिखिए, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं पीछे छुपे हुए रहस्य के बारे में। चलो करो। चलिए, तो कहानी बड़ी सिंपल सी है, ऐसे कई सवाल हमने कई बार लगाए हुए हैं। अब बात क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण लिखना है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब चूने का पानी क्या है, तो ये है आपका CaOH2। क्या डाली, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिला देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या मिला, H2O। चेक करते हैं सही है या गलत है। सॉरी, कैल्शियम और कार्बन एक ऑक्सीजन यहां पर है 2 और 2 4, बिल्कुल सही है, रिएक्शन पूरी बैलेंस्ड है। बात समझ में आ गई, सिंपल सी कहानी है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ने मिलकर बनाया है CaCO3, और साथ में मिला है आपको जल। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि आप यदि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालेंगे तो उसके कारण निर्माण होगा किसका, एक प्रकार के सफेद अवशेप का, राइट। और वो जो सफेद अवशेप होगा आपका, वो क्या होगा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट।
और ये सफेद अवशेप जो है ये उसकी तलहटी में, उसके बेस में बैठ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो, तो आपको ये मिला कैल्शियम कार्बोनेट। इस सफेद अवशेप को क्या कहते हैं? बड़ी सिंपल सी कहानी है, तो इसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ऊपर लिखा हुआ है अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होगा? यदि लिमिटेड मात्रा में CO2 है, राइट, तो आपको कौन सी चीज मिलेगी? कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा? H2 मिलेगा, यानी कि जल मिलेगा। पर यदि आप बहुत अधिक मात्रा में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, किस में? चूने के पानी में, जिसको हम बोलते हैं CaOH2, यानी कि चूने का पानी, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, यानी कि आपका स्लैग लाइम या लाइम वाटर, राइट। चलिए, तो अब इसमें हमने बहुत सारी CO2 यदि मिलाई है तो हमें मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, नहीं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या मिलेगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, राइट। चलिए, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होगा? तो ये होगा आपका HCO2, इस तरीके से रहेगा, और कार्बोनेट है ना, इसलिए HCH3 रहेगा, और ऐसे वाले 2 रहेंगे। इसको अपन बैलेंस कर लेते हैं, एकदम सिंपल सी कहानी है। चलो, तो कैल्शियम 2 1 है, ऑक्सीजन 4 है, पर यहां पर जो ऑक्सीजन है वो आपके कितने हैं? वो आपके हैं 6। ओके जी, ठीक है। और यहां पर हाइड्रोजन आपके 2 हैं, वहां भी आपके हाइड्रोजन 2 हैं, कार्बन यहां पर 2 हैं, कार्बन। तो ये एक काम करते हैं, हम ये यहां पर जो है आगे 2 लगा देते हैं, और इससे खेल हमारा समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो सिंपल सी कहानी ये है, और वो क्या है कि आप यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने के पानी में अत्यधिक मात्रा किसकी बात हो रही है? अत्यधिक मात्रा में यदि आप उसमें CO2 मिलाएंगे तो इससे आपको मिलेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मिलेगा। तो इसको हम और क्या कह सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, हम इसे कह सकते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बात समझ में आ गई? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। समझ में आ गई बात? एकदम सिंपल सी है कहानी। चलिए, और आगे बढ़ते हैं इस कहानी को लेकर। आप इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। कर लिया? पक्का क्रॉस चेक करा जाएगा। चलो, ये रही वो कहानी। सबसे पहले अभिक्रिया है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही है, और उसके बाद बन रहा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, राइट। चलो, अगला सवाल। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है कि अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अब सुनो ध्यान से, ये देखो। अब भाई मेरे पास जो है NaOH है, इसकी मैं अभिक्रिया करा रहा हूं HCl से। खाली पीली बैठे क्या करें? खाली पीली बैठे क्या करें? एक बीकर में HCl रखा था, एक में NaOH रखा था, एक में अम्ल रखा था, एक में क्षारक रखा था। दोनों को हमने अभिक्रिया कराई, हमको क्या मिला? ध्यान से देखिएगा, हमें मिला NaCl, और स्टूडेंट्स हम लोग को क्या मिला? तो भाई H2O मिला। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक क्षार ने एक अम्ल के साथ अभिक्रिया की, जब एक क्षार ने एक अम्ल के साथ अभिक्रिया की, तो क्या मिला भाई? एक लवण मिला। क्या मिला? एक लवण मिला, और साथ में क्या मिला? आपको मिला जल। तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है इसको हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। सवाल पैदा होता है कि सर उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों? तो भैया ऐसा है, ध्यान से देखो, अम्ल ने क्षार के प्रभाव को काउंटर बैलेंस कर दिया, क्षार ने अम्ल के प्रभाव को काउंटर बैलेंस कर दिया, मतलब दोनों ने जो है एक दूसरे को उदासीन कर दिया। इसलिए आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। उदासीन का मतलब यहां पर होता है न्यूट्रल, राइट। तो इस तरीके से क्षार 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 और अम्ल ने एक दूसरे को उदासीन कर दिया, आपको मिला लवण और मिला जल। इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि इसका जो पीएच होगा, राइट, इसका जो पीएच होगा वो भी होगा 7, और इसका जो पीएच है ये भी होगा आपका 7। तो इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बन रहा है उनका जो पीएच है वो 7 है, इसलिए इसको हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है? तो इस अभिक्रिया में आपका जो पीएच है, राइट, वो कितना है? उत्पाद का पीएच यदि 7 होता है तो इसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया।
इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लो, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। चलो आगे बढ़ेंगे। वही पूछ लिया, ठीक है। अब बात हो रही है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जैसा कि हमने आपस में डिस्कस किया था कि भैया जब ऐसा है, जब अम्ल और क्षारक, याद से देखिएगा, जब अम्ल और क्षारक आपसी अभिक्रिया करते हैं जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होता है और वो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और यह बेसिकली होती क्या है, तो जोड़ दो, एरो बना दो और जोड़ दो यहां पर, ये होती है आपकी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया है इसकी। और एक उदाहरण जो है उसको अपनी कॉपी में आप नोट कीजिएगा, अथवा। बात समझ में आई? रुको 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 रुको, अथवा अथवा ऐसी अभिक्रिया, राइट, ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया या अम्ल और क्षारकों की ऐसी अभिक्रिया, क्योंकि न्यूट्रल हो रहा है ना, न्यूट्रलाइजेशन है, तो अम्लों एवं क्षारकों की अभिक्रिया, ध्यान से देखिएगा, अम्लों और क्षारकों की अभिक्रिया जिसमें उत्पाद का पीएच 7 होता है, जिसमें उत्पाद का पीएच जो है वो कितना हो जाता है भाई, 7 हो जाता है। बात समझ में आई? तो देखो ये जो लवण आपको मिला था NaCl और जो आपको जल मिला था, दोनों का ही पीएच जो था वो था आपका 7। तो ऐसी अभिक्रिया जो अम्लों और क्षारकों के बीच में होती है और उत्पाद का जो पीएच है यदि वो हो जाता है 7, याद रहे हमेशा अम्लों और क्षारक जो है उदासीनीय अभिक्रिया नहीं करते हैं। या तो आपके पास कैसे होने चाहिए, आपके पास जो अम्ल और क्षारक हैं दोनों ही स्ट्रांग होने चाहिए, राइट, यानी कि प्रबल होने चाहिए, या तो दोनों दुर्बल होने चाहिए। अम्ल यदि प्रबल है, क्षारक यदि प्रबल है तो भी उदासीनीकरण होगा। अम्ल यदि निर्बल है, क्षारक यदि निर्बल है तो भी वही होगा। अम्ल यदि प्रबल है, क्षारक यदि दुर्बल है तो नहीं होगा। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी है, इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। चलिए ये रहा और ये रहा, ठीक, नोट करो, बढ़ेंगे आगे। हो गया जी, ठीक। तो इस तरीके से ये थी आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब सवाल पैदा होता है कि सर धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होती है। तो इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और कुछ तूफानी करते हैं, राइट। और तूफानी कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ऑक्साइड की बात हो रही है ना, तो ये जो आपके तत्वों के ऑक्साइड होते हैं स्टूडेंट्स, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, राइट। तो ऑक्साइड की यदि हम बात करेंगे, थोड़ा और इसको इधर मैं लिखता हूं, बड़े ध्यान से देखना। ऑक्साइड किसके कैसे हो सकते हैं? अम्लीय हो सकते हैं, क्षारीय हो सकते हैं और उदासीन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं समझाते हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है ऑक्साइड, यहां पर जो है क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स ऑक्साइड, राइट। अब यदि आप बात करेंगे किसकी किसकी किसकी, अब यदि आप धातु ऑक्साइड की बात करेंगे, अब यदि आप बात करेंगे धातु ऑक्साइड की, तो इसका मतलब क्या होगा? धातु ऑक्साइड 2 प्रकार से हो सकते हैं, पहला और दूसरा। धातु ऑक्साइड जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। और कैसे हो सकते हैं ध्यान से देखिएगा, एक तो आपके क्षारीय हो सकते हैं और दूसरे आपके उभयधर्मी हो सकते हैं। उभयधर्मी का मतलब यह होता है कि दोनों प्रकार से अभिक्रिया करेंगे। और कैसे होंगे इसमें ध्यान से देखो, ठीक है। तो धातु ऑक्साइड कैसा होगा? क्षारीय होगा। जैसे कि अब आपका Na2O हो गया। कैसे बताओगे कि ये आपका क्षारीय है या फिर अम्लीय है? 1 मिनट थोड़ा सा मुझे लिखने दो, उसके बाद मैं इस टारगेट को या इस कॉन्सेप्ट को रडार में लेता हूं, राइट। और उभयधर्मी क्या होगा? तो एक काम करते हैं, यहां लिख देते हैं N2O3। बात समझ में आ रही है? अब एक काम करते हैं, कैसे बताएंगे कि क्षारीय है? तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर जाएंगे, संपर्क करेंगे दूसरे रंग से
और हम एक अभिक्रिया कराएंगे Na2O की जल के साथ में, तो हमें जो चीज मिलेगी, हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, हमें मिलेगा 2NaOH। मतलब ऐसे ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो निर्माण होता है क्षार का। बात समझ में आ रही है? ऐसे ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो निर्माण होता है क्षार का। इसलिए धातु ऑक्साइड को हम क्या बोल सकते हैं भाई, ये आपका क्षारीय ऑक्साइड था। पर यदि हम बात करेंगे दूसरे प्रकार के ऑक्साइड में, यानी कि अधातु ऑक्साइड में, राइट, यदि हम बात करेंगे दूसरे प्रकार के ऑक्साइड में यानी कि अधातु ऑक्साइड में, क्लियर? तो कैसे बात करेंगे भाई, ये होते हैं आपके अम्लीय। ये कैसे होते हैं? तो ये होते हैं आपके अम्लीय। और धातु ऑक्साइड जो होते हैं ये कैसे होते हैं? आपके अम्लीय होते हैं। इसके भी तो कुछ उदाहरण होंगे ना, तो जैसे कि CO2, SO2, SO3, NO2, N2O, ये सारे जो होंगे ये कैसे ऑक्साइड होंगे? आपके अम्लीय होंगे। सवाल पैदा होता है सर क्यों होंगे, बताइए। बिल्कुल बताया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यदि मैं SO3 की अभिक्रिया कराता हूं H2O के साथ में तो मुझे मिलती है जो चीज वो है H2SO4। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक ऐसा ऑक्साइड नहीं है? क्या कहते हो, क्या एक ऐसा ऑक्साइड नहीं है जो जल के साथ मिलकर निर्माण कर रहा है एक प्रकार के अम्ल का? इनफैक्ट ये जो अम्ल आप देख रहे हो ये है हमारा रसायनों का राजा, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। बात समझ में आ गई? तो स्टूडेंट्स ये होते हैं आपके ऑक्साइड्स। ध्यान से इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। इसको मैं यहाँ पर बढ़िया तरीके से कवर कर देता हूँ, ठीक है? चलो, तो इस तरीके से जो है ऑक्साइड आपके दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, धातु ऑक्साइड भी हो सकते हैं और आपके जो है अधातु ऑक्साइड भी हो सकते हैं। सिंपल सी कहानी, बात समझ में आ गई? चलते हैं सवाल की तरफ। देखो क्या कहा था मैंने कि क्वेश्चंस के साथ साथ हम इस चैप्टर का भी रिवीजन करते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं लास्ट मोमेंट पे जागते हैं कि सर 4 दिन बाद है, अब तैयारी करके दिखाइए, करवा दीजिए आप प्लीज। कई बार आप लोग कमेंट करते हैं, राइट? तो अब मत घबराइए, कोई दिक्कत नहीं। 4 दिन बचे हो या फिर बचे हो 4 घंटे आपकी परीक्षा में, आप ध्यान से इस पूरे कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा। आपके इस चैप्टर की बढ़िया तरीके से क्या हो जाएगी तैयारी। समझ में आ गई बात? चलो नोट कर लो। कर लिया? चलो अब यहां पर आते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी 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 कैसी? तो क्षारकीय होती है। कैसी होती है स्टूडेंट्स? तो ये होती है आपकी क्षारकीय। तो अधात्विक की कैसी होगी? कैसी होगी? तो उसकी अम्लीय होगी। बात समझ में आ रही है? ये लो, अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होगी? तो भाई अम्लीय होगी। बड़ी सिंपल सी कहानी है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बात हो रही है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? भाई सीधी सी कहानी है, आपने ये तो सुना ही होगा कि धातु बहुत सारी ऐसी होती हैं जो अम्ल के साथ मिलकर, बात समझ में आ रही है, धातु अम्ल के साथ मिलकर कई बार देती हैं लवण और साथ में निर्माण होता है जल का। अब मुझे बस एक छोटी सी कहानी बता दो आप लोग। यदि धातु अम्ल के साथ मिल रही है और लवण और जल बना रही है, अब मान लेते हैं कि हमने जो है तांबे के बर्तन में अचार रख दिया, चटपटा एकदम मजेदार वाला हमने अचार रखा हुआ है तांबे के बर्तन में, या फिर दही रख दिया, तो तांबे का बर्तन बनाते हैं सबसे पहले, राइट? तो इस तरीके से हमारा जो है तांबे का बर्तन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ये जो है हमारा तांबे का बर्तन है। अब इस तांबे के बर्तन के अंदर हमने क्या डाला है? भाई इसमें डाला है हमने अचार। बात समझ में आ रही? तो अब अचार बनाना पड़ेगा। चलो ये आम का अचार है, ये आम के ऐसे टुकड़े बने हैं अचार के। अब इसमें भाई खट्टापन तो है, बात समझ में आ रही है? अब इसमें खट्टापन तो है, नो डाउट नो डाउट नो डाउट। तो इसके अंदर क्या है? तो ध्यान से देखिए, बड़ी ही सिंपल सी कहानी है। भाई ये तांबे का बर्तन है, ये जो है ये आपका तांबे का बर्तन है, राइट? पर यदि आप बात करेंगे यहां पर, तो ये जो चीज है ये क्या है आपका? एक तरफ तो तांबे का बर्तन है, दूसरी तरफ क्या है? तो ये आपका अचार है, और अचार का जो आम है वो कैसा? भी खट्टा है,
अब ये दिए खट्टा है, मतलब इसके अंदर कौन सी चीज है, ध्यान से देखिए इसके अंदर कौन सी चीज है भैया, इसके अंदर है अम्ल। और जिसको आप तांबे का बर्तन बोल रहे हो वो है एक प्रकार की धातु, या पीतल के बर्तन की आप बात करें। अब क्या होगा, अब यहां पर खेला शुरू होगा अचार और तांबे के बर्तन के बीच में या दही और बर्तन के बीच में। अब होने लगेगी अभिक्रियाएं, जरूरी नहीं कि हर बार यही अभिक्रिया हो, पर अब होने लगेगी अभिक्रियाएं जिससे बर्तन हो जाएगा नष्ट, जिससे आपका जो बर्तन है वो कैसा हो जाएगा नष्ट। बात समझ में आ गई? सिंपल सी एक कहानी थी जो मुझे आप लोगों को सुनानी थी, बढ़िया तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हम चल रहे हैं सवाल की तरफ। हो गया पक्का? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, 15 सवाल लगा लिए हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है? बहुत सारे होंगे, डाउट बना लेंगे, डाउट की क्लास बना लेंगे। छोटे मोटे 10 12 20 25 ऐसे डाउट्स होंगे तो उधर पे रिप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई? सिंपल है कहानी, ध्यान से देखिएगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं, ये नोट कर लिया? चलो अगला सवाल क्या कहता है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? इतना इजी क्वेश्चन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। एक उदाहरण देकर समझाइए कि इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। भाई सीधी सी कहानी यह है कि मेरी 2 HCl के साथ मैं क्या करता हूं, मैग्नीशियम की अभिक्रिया कराता हूं, क्योंकि मैग्नीशियम एक बड़ा ही क्रियाशील धातु है, राइट? और ये बनाता है MgCl2 और हमें साथ में मिलता है H2, राइट? तो अब गैस कौन सी निकली? हाइड्रोजन। करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, सिंपल सी चीज है। मान लेते हैं कि इस बर्तन के अंदर ये रिएक्शन हो रही है, इस बर्तन के अंदर पहले से आपने HCl रखा हुआ है और आप डाल रहे हो उसके अंदर मैग्नीशियम के टुकड़े, तो क्या होगा भाई? MgCl2 बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि एक प्रकार का लवण है, वो तो यहीं बैठ जाएगा। अब कौन बचा? H2। कौन बचा? H2 ना। अब हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकलेगी। अब इसकी कोई गंध नहीं होती है और रंग भी नहीं होता है, तो पता कैसे चलेगा कि बाहर गैस निकल रही है? तो आप एक काम करना, ऐसे माचिस जलाना। कहाँ है माचिस? ये है माचिस, मेरा हाथ, ये माचिस जलाया, तीली इसके ऊपर लेकर अपना है। अब इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, जैसे ही वो लॉ के साथ रिएक्ट करेगी, हाइड्रोजन गैस एक अच्छा ईंधन है, जब वो रिएक्ट करेगी तो आवाज होगी पॉप। कैसी ध्वनि निकलेगी भाई? पॉपिंग ध्वनि निकलेगी, फट फट के आवाज निकलेगी और जो है पॉपिंग साउंड निकलेगा, तो इसको हम बोलते हैं पॉपिंग साउंड। तो कौन सी चीज बाहर आएगी? तो बाहर आएगा जब ये जल रही होगी गैस, तो कैसा फटफट की आवाज आएगी, जैसे वो आपने देखा छोटे छोटे पटाखे रहते हैं, राइट? तो कैसी? ये पॉपिंग साउंड बाहर निकलेगा। बात समझ में आ गई? तो इस गैस की उपस्थिति की जांच के लिए जब हम जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास लेकर जाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, उसका दहन होता है, और इसी को हम बोलते हैं कौन सी चीज का बाहर निकलना? पॉपिंग साउंड का बाहर निकलना। अब इसको मैं दूर रख देता हूं क्योंकि इसके अंदर है आपका HCl और साथ में आपका मैग्नीशियम, और दोनों ही बहुत ज्यादा क्रियाशील हैं। चलो हो गया इजी, खुश हो? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? बड़ी सिंपल सी कहानी है, यही होता है क्षार। एक काम करते हैं, हम यहां पर लिखते हैं CaO, इसकी अब अभिक्रिया कराते हैं H2O के साथ में। क्या करना? CO लिखो, H2O के साथ अभिक्रिया कराओ, जो होता है वो बताओ, और मुझे बताओ अंतर किसके बीच में? क्षारक के बीच में और क्षार के बीच में। जल्दी से ऐसा करो। ऐसा ही आप करोगे किसके साथ में? ऐसे ही आप करोगे Na2O के साथ में, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था। तो आप Na2O की जल से अभिक्रिया कराइए, CaO की जल से अभिक्रिया कराइए, और उसके बाद हम देखते हैं उसके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट का कैसे लेना देना है क्षार और क्षारक के साथ में। चलो जल्दी से लिखो। चलिए, तो इसका आपने रिएक्शन लिख ली होगी, कॉन्सेप्ट कर लिया होगा, सारी चीजें एकदम क्लियर है। ये रहा CaO और इसके साथ हमने अभिक्रिया करा दी H2O की, आपने Na2O के साथ भी करवाई है इसकी अभिक्रिया, और हमें मिल रहा है CaOH2। दैट्स ऑल, हमें मिल रहा है CaOH2। अब कहानी क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है? जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील जितने भी क्षारक होते हैं उसको हम कहते हैं क्षार। तो ये ना आपका क्षार है, ये आपका क्या है? क्षार है। और देखो,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी क्षार होंगे वो क्षारक होंगे। बात समझ में आ रही है? तो वो सारे क्षारक जो कि जल में घुलनशील हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? क्षार कहलाते हैं। पर जरूरी नहीं है कि हर चीज जो है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक यौगिक है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक यौगिक है, राइट। अब जैसे एक यौगिक क्या है आपका? साबुन है। बात समझ में आ रही है? तो साबुन क्षार नहीं है। पूछो क्यों? जल में घुलनशील तो है पर भौतिक रूप से नहीं है, रासायनिक रूप से, राइट। तो ये क्या होगी आपकी? ये आपके क्षारक होगी। तो हर वो चीज जो जल में क्या है? घुलनशील है, उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम कहते हैं आपका, क्या कहेंगे? तो भाई ये होगा आपका क्षार। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी है। तो जल में घुलनशील क्षारक को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इसको क्षार। चलो और आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ चलेंगे, इसको नोट कर लें आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे शरीर में दांतों का इनेमल दंतवक्र जो होता है, एक सबसे कठोर पदार्थ है, बहुत ज्यादा कितना स्ट्रांग होता है, राइट। चॉकलेट या मिठाई खाने से यह क्षय कैसे हो जाता है? इसकी रोकथाम करने के लिए क्या करना चाहिए? इनेमल किसका बना होता है और मुंह का पीएच का मान कितना होता है? तो ये एक प्रकार का जो है लघुत्तरीय प्रश्न है, पर इसके अंदर बहुत सारे छुपे हुए हैं कॉन्सेप्ट्स। ध्यान से देखिएगा कैसे। देखो कहानी जो है वो बड़ी ही सिंपल सी है। कैसे कहानी बड़ी सिंपल सी है? ध्यान से देखिएगा। अब क्या है, देखो बात तो बिल्कुल सही है कि भाई दांत खराब ना हो इसलिए आप लोगों को मीठा खाने के लिए मना किया जाता है। तो मीठा खाने से क्या होता है? लार की अम्लता बढ़ जाती है। बड़ी सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा। मीठा खाने से कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको मीठा खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। ये तो स्वाभाविक पॉसिबल नहीं है, इसलिए कम से कम कुल्ला जरूर करें यदि आप बहुत सारी चॉकलेट या मिठाइयाँ खाते हैं तो। बात समझ में आ रही है? तो अधिक मीठा खाने से, ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक कहानी, ठीक है। तो अधिक मीठा खाने से देखिए जो इनेमल होता है, दंतवक्र होता है, जिससे हमारा दांत बना होता है, ये कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। पर अधिक मीठा खाने से मुंह का जो पीएच है, मुंह का पीएच, ध्यान से देखिएगा, मुंह का जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाता है। 5.5 से कम हो जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो 5.5 से कम हो जाता है। चलो ये तो ठीक है, कह दिया आपने। अधिक मीठा खाने से मुंह का जो पीएच है वो कैसा हो जाता है? 5.5 pm से कम हो जाता है, जिससे अम्लीयता बढ़ जाती है। और भाई पीएच कम होगा तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो और अम्लीयता बढ़ने से, अम्लीयता बढ़ने से, और अम्लीयता बढ़ने से, ध्यान से देखिएगा, और अम्लीयता बढ़ने से दंत क्षय होता है या दांतों का क्षय होता है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही बोलते हैं बड़े, हालांकि वो खुद भी अपने बचपन में चॉकलेट खाया करते थे। पर सिंपल सी कहानी ये है कि जो भी मीठी चीज आप खाते हो उसके बाद जो मुंह का लार है, राइट, उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है। अम्लीयता बढ़ने का मतलब पीएच कैसा हो जाता है भाई? 5.5 से कम हो जाता है, जिससे दांतों का क्षय शुरू हो जाएगा। चॉकलेट खाइए, आप बिस्किट खाइए, आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए, आप मिठाई खाइए, सब कुछ आप करिए, पर रसायन विज्ञान को ध्यान में रखते हुए आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, और वो ये है कि आपके मुंह का जो पीएच है वो कोशिश करें कि 5.5 जो है इससे कम ना हो। बात समझ में आई? अब यदि इससे कम हो गया तो क्या करना है? बड़ी सिंपल सी चीज है। अम्लीयता यदि बढ़ गई तो उसका जो तोड़ है वो क्षारीयता है, और वो क्षार अपने को कहां मिलता है? बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, वो हमें मिलता है टूथपेस्ट में। तो वो जो क्षार हमें मिलता है वो कहां पर मिलता है? टूथपेस्ट में। बात समझ में आ गई? वो जो क्षार हमें मिलेगा वो कहां मिलेगा? टूथपेस्ट में। क्लियर है कहानी? चलिए, तो आपका जो टूथपेस्ट है उसमें नमक हो या ना हो, उसमें क्षार का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? बड़ी सिंपल सी कहानी थी, ध्यान से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, राइट। अब इसके हम डिटेल्ड आंसर की तरफ चलते हैं। चलो अब इसका जो डिटेल्ड आंसर है वो क्या है उसको हम यहां देख लेते हैं। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा तथा खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करता है। ओके, तो जितनी ज्यादा शक्कर या शर्करा होगी, जितनी ज्यादा शक्कर या शर्करा होगी,
उतना ज्यादा अम्ल मिलेगा। यह अम्ल मुंह के पीएच मान से कम हो जाता है। इस अम्ल के कारण मुंह का जो पीएच है वो कम हो जाता है, जिससे दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। बहुत अधिक क्षय यदि होगा तो दांतों में गड्ढे भी हो सकते हैं, जिसको हम कैविटी भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसकी रोकथाम करने के लिए भोजन के पश्चात मुंह साफ करना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। इनमें कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और मुंह के पीएच का मान कितना होना चाहिए? 5.5 या फिर इससे ज्यादा। इससे कम होने पर अम्लीयता बढ़ जाएगी और दंत का क्षय जो है वो हो जाएगा शुरू। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी, नोट करो। चलो तो अब मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों की ये सारी कहानियां बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है ना? प्लीज स्टूडेंट्स मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, राइट? चलिए, मांसपेशियों में क्रैम्प क्यों होते हैं? बड़ी सिंपल सी कहानी है। मांसपेशियों में यदि लैक्टिक अम्ल की अधिकता बढ़ जाएगी तो उसके कारण क्या होने लगेगा? क्रैम्प होना शुरू हो जाएगा, राइट? अकड़न जकड़न आना चालू हो जाएगी। चलो और आगे चलते हैं। एक पदार्थ ए है, वॉशिंग सोडे की सिरका से अभिक्रिया से प्राप्त होता है। पदार्थ ए क्या है? और पदार्थ ए, ओके, एक पदार्थ ए है। चलो, एक पदार्थ ए है जो कि वॉशिंग सोडे की सिरके से, अब सिरका क्या है तो देखो, वॉशिंग सोडा क्या है आपका? तो ये है आपका Na2CO3। ये क्या है तो स्टूडेंट्स, ये है आपका Na2CO3, जिसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। जब हम सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कराते हैं एसिडिक अम्ल यानी कि आपके सिरके से, तो आपको मिलता है क्या? तो आपको मिलता है सोडियम एसीटेट। आपको कौन सी चीज मिलती है? तो भाई आपको मिलती है सोडियम एसीटेट, साथ में CO2 गैस मिलती है, साथ में आपको H2O मिलता है। तो पदार्थ ए क्या होगा? तो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी सिंपल सी अभिक्रिया है। पदार्थ एक जो है वो होगा आपका सोडियम एसीटेट, जिसका निर्माण होता है सोडियम कार्बोनेट और आपके एसिटिक अम्ल के आपस में मिलने के कारण। बात समझ में आ गई? सिंपल सी ये कहानी थी जो मुझे आप लोगों को सुनानी थी। बढ़िया तरीके से इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए भाई, तो अगला सवाल क्या है? किसी टूटी हुई हड्डी को स्थिर करने के लिए डॉक्टर श्वेत पाउडर की पानी में बनी पेस्ट का उपयोग करते हैं। इस पदार्थ का नाम क्या है? रासायनिक सूत्र लिखोगे, इस पदार्थ की एक विशेष गुण बताओगे और इस पदार्थ को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है यह भी आप मुझे बताएंगे, सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखकर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह चीज क्लिक हो गई होगी। यदि क्लिक नहीं हुई है तो पहले आप इसको अपनी कॉपी में लिख लो, जो भी आपको पता है। उसके बाद डिस्कस करते हैं इसके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है? चलो चलिए भाई, तो इस तरीके से क्वेश्चन बड़े ही आसानी से आप लोगों को बन जाएगा, क्योंकि उस पदार्थ का जो नाम है वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका कुछ ना कुछ सूत्र होता है। देखते हैं, ध्यान से देखिए। अब ये है क्या आपका? तो ये पदार्थ है आपका POP, और इस POP को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है CSO4.1/2H2O। और इसमें ये क्या होता है? क्रिस्टलन का जल होता है। बड़ी सिंपल सी कहानी। इसका रासायनिक सूत्र ये रहा और नाम इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस रहा। इस पदार्थ का एक विशेष गुण बताइए भैया। ये आर्द्रता में, बात समझ में आई? ठीक है, ये आर्द्रता में या जल के साथ, एक मिनट, आर्द्रता या जल के साथ अभिक्रिया करता है और जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है के साथ अभिक्रिया कर, ध्यान से देखिएगा, अभिक्रिया कर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? जिप्सम में, राइट? अभिक्रिया कर ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, पदार्थ में बदल जाता है, बदल जाता है। दैट्स ऑल। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस पदार्थ को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए? भाई सीधी सी बात है, जैसा कि अभी हमने देखा कि आप यदि इसे आर्द्ररोधी बर्तन में रखोगे, लिखा हुआ है क्यों रखा जाना चाहिए? भाई सीधी सी बात है, यदि आप इसे एक ऐसे बर्तन में रखेंगे जहां पर आर्द्रता बहुत है, तो ये क्या करेगा? ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ही ज्यादा खुरापाती है। तो ये क्या करेगा? जो जल के अणु होंगे वातावरण से उनको खींच लेगा, ऐसे अपनी तरफ ऐसे खींच लेगा और उनके साथ अभिक्रिया करके बना लेगा जिप्सम। और ये जो अभिक्रिया आपको दिख रही है ये होगी कुछ इस तरीके से।
ध्यान से देखिएगा। देखिए CaSO4 डॉट 1/2H2O, और यदि हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं 1.5 जल के साथ में, बात समझ में आ रही है? मतलब जल के कितने अणु है? तो भाई 1.5 हैं। इसके साथ यदि हम कराते हैं तो ये परिवर्तित हो जाता है 2H2O में। इधर वाला POP है और उस तरफ वाला जो है वो क्या है आपका? ये होगा आपका जिप्सम। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी, नोट किया जाए। चलिए, हो गया जी, एकदम आसान जी। ठीक है जी, इसको आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया है। चलते हैं कंप्यूटर जी के पास और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बड़ी सिंपल सी कहानी है, राइट? कि ये सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जैसे ये जल के साथ मिलेगा कि इंस्टेंट अभिक्रिया करेगा और परिवर्तित हो जाएगा ठोस और कठोर पदार्थ में। बात समझ में आ गई? चलो, अब चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में यह पूछा गया है कि भाई तनुकरण क्या होता है। सवाल पैदा होता है कि सर ये तनुकरण क्या है, और हमने कभी कभी सुना है कहीं कहीं पर लिखा होता है HCl और इसके आगे लिखा होता है सांद्र, कहीं कहीं पर लिखा होता है आपका NaOH और इस या फिर HCl, राइट, और तनु। तो कहीं पर लिखा होता है HCl सांद्र और कहीं पर लिखा होता है HCl तनु। भाई इसके पीछे की कहानी क्या है? तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, भाई ये जो सांद्रता और तनुता है इसके पीछे या इस कहानी को समझने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। कैसे बड़ी सिंपल सी बात है? देखो 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 देखो, यहां पर एक कहानी है और एक कहानी जो है वो यहां पर बनाई जाएगी। बात समझ में आ गई? अब यदि अम्ल की मात्रा ज्यादा है, जल की मात्रा कम है, कितनी है ये नहीं कह सकते, इसके लिए कोई फिक्स्ड लाइन नहीं है। पर यदि एक ऐसे विलयन की हम बात करें, मान लेते हैं कि कहीं पर 90% जो है H2SO4 है और ये मिल रहा है 10% जल के साथ में। अब मान लेते हैं कि कहीं पर 90% H2SO4 है और ये मिल रहा है 10% वाटर के साथ में, देन सीधी सी बात है कि ये कैसा होगा? भाई ये सांद्र होगा। तो ये कैसा होगा? ये सांद्र होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। पर यदि आप बात करोगे कि इसका उल्टा, अब इसका उल्टा क्या होगा? क्या होगा? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अब 10% आपका जो है तनु होगा H2SO4, राइट, इसको हटा देते हैं यहां से। और यदि आपका 90% क्या होगा? जल होगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? भाई सीधी सी कहानी है कि ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका तनु। बड़ी बढ़िया कहानी है कि यदि आपके पास एकदम प्योर दूध है, राइट, प्योर मतलब हम भौतिकी के हिसाब से, रासायनिक तरीके से दूध जो है वो प्योर नहीं हो सकता क्योंकि उसका कोई रासायनिक सूत्र नहीं है, राइट। तो यदि आपके पास प्योर दूध है तो आप उसे सांद्र कह सकते हो, और यदि उसमें आप पानी मिलाते जाओगे, राइट, तो वो धीरे धीरे कैसा होता जाएगा? तनु होता जाएगा। तो कोई भी चीज यदि सांद्र है और उसको यदि तनु करना है तो आप क्या करें? ठीक है, पानी में धीरे धीरे, तेजी से नहीं डालना है क्योंकि, ठीक है, पानी में एकदम धीरे धीरे जो है आप अम्ल डालें। पानी में धीरे धीरे उस अम्ल को डालें। पानी में धीरे धीरे उस अम्ल को डालें। दैट्स ऑल। तो बस यही एक कहानी थी जो मुझे आप लोगों को सुनानी थी। ध्यान से देखिएगा, पानी में धीरे धीरे उस अम्ल को आप क्या करें? भाई डाल दें। तो इससे क्या होगा कि जो सांद्रता है वो होने लगेगी कम और जो तनुता है वो होने लगेगी ज्यादा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप आसानी से कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हो। देखो, तो आप आसानी से कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से समझ सकते हो। बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, आपको ना पानी में HCl डालना है, HCl में पानी नहीं डालना है। या फिर आप यदि किसी भी चीज को तनु करना चाहते हैं तो आप उसमें पानी नहीं डालेंगे, उसे पानी में ढालेंगे, राइट। तो जैसे जैसे आप जल की मात्रा बढ़ाते जाओगे तनुता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप जल की मात्रा कम करते जाओगे सांद्रता बढ़ती जाएगी। तो ये सिर्फ एक उदाहरण है, जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 70% H2O और 30% आपका H2O और 70% आपका क्या हो जाएगा? तो H2SO4 हो जाएगा। ये भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में। चलो कर लिया।
पक्का, एकदम सिंपल सी बात। अब यहां चलते हैं। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की जो सांद्रता है वो प्रति इकाई आयतन में आयन मिलाने पर और कैसे मिलाने पर, एकदम धीरे धीरे, अचानक से नहीं डालना है, धीरे धीरे मिलाने पर आयन की जो सांद्रता है, राइट, वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं तनुकरण, जब H+ या OH- की जो आयन है वो कैसे हो जाते हैं, आपके कम हो जाते हैं। तो अम्ल के लिए H3O+ है, ओके, यहां पर प्लस भी लिख दो और ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। क्षारक जो है उसके लिए OH- है। बात समझ में आ गई? मतलब आप यदि जल मिलाओगे, इसको धीरे धीरे जल में आप मिलाते जाओगे तो इससे क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन है H+ आयन का और OH- आयन का, वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कम। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सी कहानी है, इसको अपनी कॉपी में नोट करो। हम चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक हो गया, कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? बड़ी सिंपल सी कहानी और बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, ध्यान से देखिए। इसको हमने बहुत बढ़िया तरीके से भी पढ़ा हुआ था। हमारा जो शरीर है ना, राइट, इसका जो पीएच है वो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में पाया जाता है। पहली बात, मिट्टी की जो पीएच प्रकृति होती है वो अम्लीय हो तो फसल के लिए अनुकूल नहीं हो पाती है। अब क्या है, देखिए, मृदा जो है वो एक प्रकार का मिश्रण है, तो इसका जो पीएच होता है वो 4 से शुरू होता है और 9 तक जाता है, कभी कभी 10 तक भी जाता है, क्योंकि दुनिया में सभी जगह पर एक जैसी मृदा यानी कि मिट्टी जो है वो नहीं है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिट्टी की पीएच की प्रकृति अम्लीय ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि आपकी जो मृदा है वो बहुत ज्यादा यदि अम्लीय होगी तो इससे पेड़ पौधे जो है उनको नुकसान होगा। आपने सुना होगा कि जब अम्लीय वर्षा होती है तो अम्लीय वर्षा में क्या होता है, जल के साथ अम्ल का भी कुछ भाग आता है, जिससे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको बहुत ज्यादा, जीव जंतु को तो होता ही है, पेड़ पौधों को भी बहुत ज्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो मिट्टी की पीएच प्रकृति अम्लीय नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा। इसके अलावा हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना पाचन में सहायता करता है। हमारे पेट के अंदर इतना भयंकर कॉन्संट्रेटेड, ठीक है, सांद्र H2SO4 होता है जो कि हमारे पेट को हानि नहीं पहुंचाता है और भोजन की पाचन में सहायता करता है। पर यदि आपको बहुत देर से भोजन नहीं मिला है तो फिर क्या करेगा, ये आपके पेट की झिल्ली को ही पचाने की कोशिश करेगा, जिससे आपको पेट में दर्द होगा, अजीब सा लगेगा, दिमाग के पास सिग्नल जाएगा कि भाई कुछ खा ले नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में? फिर आप पानी पी लेते हो, फिर पानी पेट में जाता है, फिर तनुकरण हो जाता है, तो वो असर थोड़ा सा कम हो जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो हमारे पेट में HCl होता है, ठीक। यदि मुंह का पीएच है ना, यदि मुंह के पीएच का मान, यदि मुंह के पीएच का मान, ध्यान से देखिएगा, यदि मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो तो दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। यदि मुंह के पीएच का मान, यदि हम 5.5 से कम लेते हैं तो जो दांत होते हैं हमारे, उनका क्षय होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप बहुत सारा मीठा खाते हो और खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हो या फिर ब्रश नहीं करते हो तो इससे क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, वो लार की अम्लीयता बढ़ा देते हैं। ये अम्लीयता जो होती है वो दंतवक यानी कि इनेमल जो होता है उसके साथ अभिक्रिया करती है, जिस चीज से दांत बना हुआ है, या आप ये कहने की वो दांतों के साथ अभिक्रिया करती है, और इसके कारण पता है क्या होता है, इसके कारण जो है दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। तो कहानी सिर्फ इतनी सी है कि मुंह का पीएच जो है 5.5 से कम नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यदि ये 5.5 से कम हो गया तो दांतों का क्षय ज्यादा होगा। इसका मतलब ये कि बहुत ज्यादा मीठा आप यदि खाएंगे तो मुंह में जो अम्लीयता है वो बढ़ जाएगी, जो कि नहीं बढ़नी चाहिए। बात समझ में आई? और उसी का तोड़ होता है आपका टूथपेस्ट। उस अम्लीयता को कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टूथपेस्ट जिसमें क्षारक होता है, जो कि बढ़ी हुई अम्लीयता के इंपैक्ट को, प्रभाव को कम कर देता है। बात समझ में आ गई? बड़ी सिंपल सी कहानी थी, नोट कर लो। चलो नोट कर लिया है, सिंपल है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, अगले सवाल की तरफ। अब बात क्या हो रही है, विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है और इसके 3 उपयोग लिखना है। ठीक है,
निर्माण कैसे होता है और इसके 3 उपयोग अपनी कॉपी में लिखो। डिस्कस करते हैं कैसे हम इसके उपयोग को समझ सकते हैं। चलिए भाई, तो क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही सिंपल है। आपसे पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण यानी कि आपका जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो कैसे बनाया जाता है। सिंपल सी कहानी है, आप लीजिए चूने का पानी, इसमें डाल दीजिए आप क्लोरीन गैस, और यदि आप इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं बिल्कुल सामान्य ताप और दाब पर, तो निर्माण होता है फिर ब्लीचिंग पाउडर का। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। और अब देख लेते हैं इसके कौन से उपयोग होते हैं। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, विरंजक चूर्ण का पहला उपयोग कहां पर होता है? वस्त्र उद्योग में। और अभी तो एक नया इसका उपयोग शुरू हो गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। राइट, तो वस्त्र उद्योग में क्या होता है, सूती लिनन के जो कपड़े होते हैं इनसे यदि आपको रंग निकालना है बाहर, तो आप उसका ब्लीच कर दीजिए, आप उसका विरंजन कर दीजिए। तो उसके लिए उपयोग करना होगा आपको कौन सी चीज? विरंजक चूर्ण। साथ में कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा में और लॉन्ड्री में कपड़ों को साफ करने के लिए आप उपयोग करते हैं किसको? विरंजक चूर्ण को। मैंने एक और एग्जांपल की बात की थी जो कि आजकल खूब चल रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग फैशन के नाम पर रंग बिरंगे तोता मैना जैसे लाल पीले हरे नीले बाल करवा कर घूमते रहते हैं और फिर बाइक में ऐसे ऐसे करके चलाते हैं। देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे करके कुछ लोग बाइक चलाने वाली एक अलग ही प्रजाति एग्जिस्ट करती है स्टूडेंट्स, जो कि बड़े रंग बिरंगे बाल अपने ऊपर रखते हैं। तो ये लोग अपने रंग बिरंगे बाल कैसे करवाते हैं? इसके लिए ये यूज करते हैं अपना ब्लीचिंग पाउडर। बात समझ में आ रही है? और ब्लीचिंग पाउडर से जो काला बाल होता है उसका जो कालापन है वो निकल जाता है। उसके बाद आप उसमें जो रंग करना चाहें वो कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलो एक और उदाहरण इसका क्या है, उपयोग क्या है। रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एक भयंकर वाला उपचायक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। राइट, तीसरा उपयोग क्या है? पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त कराने के लिए हम उपयोग करते हैं किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। समझ में आ गई कहानी? सिंपल है कहानी। चलिए और आगे बढ़ेंगे। और भी बहुत सारे उपयोग हैं ब्लीचिंग पाउडर के, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सवाल पैदा होता है कि सर ये जो लिटमस पत्र है ये कहां से प्राप्त होता है? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि लिटमस पत्र जो है ये थैलोफाइट समूह के लाइकेन या लिचेन पौधे से प्राप्त होता है। लिटमस एक ऐसी चीज है जो हमें यह बताती है कि कोई भी पदार्थ जो है वो रासायनिक तरीके से अम्ल है, क्षार है या फिर आपका उदासीन है। ये कौन बताता है हमें? लिटमस पत्र। और ये मिलता है हमें कहां पर? थैलोफाइट समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त होता है। तो बड़ी ही सिंपल सी कहानी है। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे बात की जा रही है, 3 प्राकृतिक पदार्थों का नाम बताइए जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। तो 3 प्रकार प्राकृतिक पदार्थ कौन से होंगे? तो स्टूडेंट्स ये आपके होंगे हल्दी, लिटमस पत्र और होगी आपकी लाल बंद गोभी। राइट, तो एक हल्दी वाला जो एग्जांपल था वो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को दिया हुआ था। राइट, आप उसको रिमाइंड कर लीजिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। और चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। आप देखो, अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको अम्ल और क्षारक के 2 रासायनिक गुण लिखने हैं। कैसे लिखोगे? सिंपल सी कहानी है कि जो HCl होगा, H2SO4 होगा, HNO3 होगा, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं आपके अम्ल। और ये क्या करते हैं भैया? H+ आयन देते हैं। पहली बात, ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। वैसे ही आपके जो क्षार होते हैं वो OH- आयन देते हैं जल के साथ अभिक्रिया करने पर। राइट, तो ये हो जाएंगे आपके H+ आयन वाले और ये हो जाएंगे आपके OH- आयन वाले। तो लिखा हुआ है यह जल के साथ H+ आयन प्रदान करते हैं। पहली बात, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। क्षारक जो है वो भी जल के साथ अभिक्रिया करता है पर वो देता है आपका OH- आयन। साथ में क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। अच्छा, एक और चीज जो है, जो भयंकर वाले आपके अम्ल होते हैं, भयंकर वाले अम्ल, राइट, ये होते हैं आपके तेजाब। और जो भयंकर वाले क्षार होते हैं, राइट, वो होते हैं आपके जहर। तो ये दोनों चीजों को आप जरूर याद रखिएगा और दोनों ही खतरनाक होते हैं। तेजाब कौन सा होता है? तो भाई सीधी सी बात है, जिसका पीएच कम से कम पीएच होगा। बात समझ में आ रही है? कम से कम पीएच यदि किसी चीज का होगा तो वो क्या होगा? आपका तेजाब होगा। और जहर क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पीएच। अब देखो ये कहानी क्या है, देखो है तो ये भी केमिस्ट्री से,
है तो भी ये रसायन से बनी हुई है। ये इनमें भी क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। यही सारी चीजें हमारे अंदर भी होती है, पर अंतर क्या होता है, हमारे शरीर का जो पीएच होता है वो 7 के आसपास होता है, मतलब ना तो ज्यादा अम्लीय है और ना ही बहुत ज्यादा क्षारीय। पर यदि हमारी बॉडी में कोई ऐसी चीज जाएगी जिसका पीएच या तो बहुत कम होगा या फिर बहुत ज्यादा होगा, बात समझ में आ रही है, या तो बहुत कम होगा कोई ऐसी चीज जिसका पीएच या तो बहुत कम होगा या फिर बहुत ज्यादा होगा, तो उसका मानव शरीर पर या किसी भी प्रकार की जीवित चीजों पर बहुत ज्यादा क्या होगा, निर्जीव चीजों पर भी बहुत ज्यादा क्या होगा, असर होगा। बात समझ में आई। इसीलिए हमारे लिए तेजाब भी खतरनाक है और हमारे लिए जहर भी खतरनाक है। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? बड़ी सिंपल सी कहानी कि भाई हमारे शरीर का जो पीएच होता है, राइट, वो 7 होता है। क्लियर है कहानी? 7 के आसपास होता है। तो अब तेजाब का पीएच बहुत कम होता है, जहर का बहुत ज्यादा होता है। तो जिसका पीएच बहुत कम होगा या फिर बहुत ज्यादा होगा, वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा हमारे ऊपर। बात समझ में आ गई? इसलिए दोनों खतरनाक होते हैं। चलो, रासायनिक गुण जो है वो हमने समझ लिए, इनके पीएच के बीच की जो कहानी है वो भी हम समझ लिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं करता है जबकि वर्षा का जल करता है? भैया एक तरफ है आपके पास आसुत जल, राइट, एक तरफ है आपके पास आसुत जल, और आसुत जल जो है वो क्या होता है, डिस्टिल वाटर जिसे हम कहते हैं, राइट, वो होता है एकदम सिर्फ H2O, आसुत जल। तो ये कैसा होता है, तो ये होता है एकदम प्योर H2O, राइट। पर आपका वर्षा का जो जल होगा, वर्षा, नॉट वर्षा, वर्षा का जो जल होगा तो वर्षा का जो भी जल होगा वो पता है कैसा होगा, देखो उसमें H2O होगा, उसमें कोई A+ आयन होगा, उसमें कोई B+ आयन होगा, उसमें थोड़ा सा HNO3 होगा, उसमें थोड़ा सा H2SO3 होगा, उसमें थोड़ा सा जो है HNO3 होगा, ये लिख लिया हमने, HCl होगा। डिफरेंस क्या है कि जो आसुत जल यानी कि डिस्टिल वाटर होता है उसमें सिर्फ H2O होता है जो कि आयनीकृत नहीं होता है, तो इसमें आयनीकरण नहीं होगा, इसमें आयनीकरण जो है वो नहीं होगा। पर वर्षा का जो जल होता है उसमें आयन होते हैं, वर्षा का जो जल होता है उसमें आयन होते हैं। अब सीधी सी कहानी कि भैया यदि किसी चीज में आयन होंगे और यदि आप उसमें विद्युत सप्लाई करोगे तो उसका चालन तो होगा। बात समझ में आ रही है? तो कुछ इस तरीके से हमने इस कहानी को डिकोड किया है कि आयंस नहीं होते हैं या आयनीकरण नहीं होता है, नहीं हो पाता है। तो यहां पर जो है आयनीकरण नहीं हो पाता है, पर यदि आप बात करेंगे वर्षा के जल की तो यहां पर जो है आयनीकरण होगा क्योंकि पहले से आयन मौजूद है। और इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि केमिस्ट्री के हिसाब से हम यदि साफ जल पिएंगे, राइट, तो वो हमारे लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि उसमें आयन ही नहीं होंगे, और यदि उसमें आयन नहीं होंगे तो उससे जो हमारी शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रम है, वो धीमी पड़ जाएंगी। ठीक है, तो आयनीकरण होगा, तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता क्योंकि उसमें H+ आयन नहीं होता, आश्रित जल उदासीन होता है, जबकि वर्षा का जल प्राकृतिक दुर्बल अम्लीय होता है, उसमें H+ आयन उपस्थित होते हैं इन चीजों के कारण, जो कि विद्युत का क्या करते हैं भाई, चालन करते हैं। समझ में आ गई कहानी? सिंपल है कहानी। चलिए, तो ये जो है हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लगा दिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट 1 के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं या फिर जो है बिल्कुल हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं हमारे पास। ठीक है, चलो अब क्या बात हो रही है भाई, सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा। कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। अब एक बात बताओ, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। आपने देखा होगा कि पानी में जब मगरमच्छ रहता है, इसको छोड़ अभी कर लेंगे, आपने देखा होगा पानी में, ठीक है, जब मगरमच्छ होता है तो यदि मगरमच्छ कहीं पर पानी में नीचे भी है तो ऐसे बुलबुले निकलते हैं। भाई सीधी सी बात है, बुलबुले निकलना या फिर किसी भी
द्रव में से यदि कोई बुदबुदाहट हो रही है, इसका मतलब ये कि पक्का कोई ना कोई गैस जो है वो बाहर आ रही है। बात समझ में आ गई? पक्का कोई ना कोई गैस जो है वो कैसी हो रही है भाई, बाहर आ रही है। सिंपल सी कहानी है। चलो, अब यदि कोई ना कोई गैस बाहर आ रही है, राइट, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो बुदबुदाहट की आवाज करेगी। तो यही होता है जब आप एक धातु यौगिक ए में डालते हो। एक धातु है, ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, ओके, तो क्या होती है, बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। अच्छा, इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। बड़े सिंपल सी कहानी है। तो वो कैल्शियम होगा जो कि आपका ए जो है वो क्या होगा, तो ये आपका कैल्शियम होगा, और ये रिलेशन ये रिएक्ट करेगा किसके साथ में, 2HCl के साथ में। आपको मिलेगा CaCl2, और साथ में आपको जो गैस मिलेगी वो मिलेगी H2 गैस। जो गैस आपको मिलेगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी आपकी, वो होगी आपकी H2 गैस। कहानी एकदम सिंपल है, कहानी बिल्कुल आसान है, इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। ठीक, पक्का? चलो तो ये जो है ये हो गई आपकी बात किस चीज को लेकर, इस रिएक्शन को लेकर। और जो गैस है वो बुदबुदाहट उत्पन्न कर रही थी, वो थी आपकी हाइड्रोजन गैस। कुछ ऐसे ही जैसे मगरमच्छ पानी में बुदबुदाहट और बुलबुले पैदा करता है, ठीक है, जब वो अपना श्वसन करता है तो। ठीक, चलिए, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं। बढ़िया तरीके से हमने एक एक क्वेश्चन के पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात की है। सवाल पैदा होता है कि सर इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो हमें कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहीं उसके लिए कोई फीस तो नहीं देनी है। तो ये सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं। इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो आप लोगों को मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। कैसे मिलेगा, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, या फिर आप सीधे गूगल पर जाइए और सर्च कर लीजिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, या फिर आप यूट्यूब पर जहां पर अभी ये वीडियो आप देख रहे होंगे वहां पर भी आप सर्च कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग कहानी ये है, कहीं पर भी आपको कोई फीस नहीं देनी है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना है, कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है। बात समझ में आ गई? आपको सिर्फ अपनी कॉपी उठानी है, पेन उठाना है और शुरू हो जाना है। आपकी सारी जो तैयारी है वो हम करवाएंगे। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये सारी चीजें यहां पर अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन के नाम पे 29 रुपीज, 39 रुपीज, 101 रुपी का ऐसा एक रजिस्ट्रेशन चार्ज करवाते हैं। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज 100% फ्री विथ क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन, राइट? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो है आपको यहां पर क्या क्या मिल जाएगा हर चैप्टर में मैं वो बता देता हूं। सारे के सारे टॉपिक वाइज वीडियोस, साथ में हम बात करेंगे वन शॉट रिवीजन की, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस की, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की, एमसीक्यू क्वेश्चंस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी हम कर रहे थे इसकी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, मैग्नेट ब्रेन्स के सैंपल पेपर की, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस की और रिएक्शन सीरीज की। इतना करने के बाद आपकी एग्जाम को लेकर तैयारी जो है वो भयंकर तरीके से हो जाती है। तो कैसे करोगे? फुल कोर्स पढ़ने के लिए आप यहां पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपने यहां पर क्लिक किया, राइट, तो वैसे ही सबसे पहले आपके सामने होगा पाठ्यक्रम परिचय। आप बढ़े आगे, आपने पाठ्यक्रम परिचय से सारी जो कहानी है उसको बढ़िया से शुरू कर लिया। और अंत में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, और वो ये है कि यदि आप कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक किसी भी विषय में, किसी भी अध्याय में, कहीं पर भी यदि आपको कोई भी परेशानी है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हम आपकी सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। स्टूडेंट्स, मैं मिलता हूं इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ जल्दी ही आप लोगों को के साथ, राइट? तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।